हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे, है ना। उसके अंदर अपने जो फोरियर सीरीज है वो कंप्लीट पढ़ ली थी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्पेशल फंक्शन, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शन देखो, पहले क्या था। पहले अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पेशल फंक्शन थे, ठीक है ना। दो ही स्पेशल फंक्शन आरपीएससी ने दिए हुए थे। कौन से? एक तो दिया हुआ था लेजेंडरी, ठीक है, जो फर्स्ट स्पेशल फंक्शन आता है, बेसिक स्पेशल फंक्शन आता है वो वाला। और एक अपने को दिया हुआ था क्या, बेसल, ठीक है। और ये मैंने जो तुम देखोगे जाकर के एमएससी वाला पोर्शन, तो उसमें अपलोड भी किया हुआ है, ठीक है ना। पर इस बार क्या हुआ, आरपीसी ने थोड़ा सा जो एमएससी का नया सिलेबस ऐड किया है, उसमें दो फंक्शन और ऐड कर दिए, स्पेशल फंक्शन और ऐड कर दिए। कौन से? एक हर्माइट और एक लगूरे। ओके, तो स्पेशल फंक्शन टोटल चार टाइप के अपने पास होते हैं आज तक। चाहे आप नेट की तैयारी करो, चाहे आप प्रोफेसर की तैयारी करो, चाहे आप ये तैयारी करो, या ऑल ओवर हायर फिजिक्स में तुम चाहे इंडिया में कोई भी एग्जाम दे देना, चाहे एमएससी की बुक उठा के देख लेना, तुम्हारे पास चार ही तरीके के क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों ही अब हम कंपैरिजन के रूप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब तुमने अगर लीजेंडरी और बेसल वहां पढ़ रखा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम आके ये चारों एक बार यहाँ से देख लेना। मैं भी चाहता तो मैं दो पढ़ा सकता था, पर मैं चारों दोबारा पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ दोबारा? ठीक है, दोबारा इसका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो तुम चारों है वो कंपेरेटिवली देखो, तुम इनको एज ए कंपैरिजन देखो, तब तुम्हें चीजें बेटर याद होगी। और इसमें कुछ नहीं करना, ये तुम्हारे पास टेबल है, ठीक है, एक टेबल है। ये मतलब मेरे कॉपी के पेज में तो एक ही बनती है, ये स्लाइड्स के ऊपर छोटी छोटी बनी थी, तो चार पांच पार्ट इसके हो गए, है ना। तो अगर ये टेबल तुम्हें याद है ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन 99.99% नहीं अटकेगा, ठीक है। इससे आराम से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा आज तक। चाहे तुम्हारा नेट का एग्जाम हो, चाहे टीआई फायर का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा एग्जाम मैंने नहीं देखा जहां इस टेबल से बाहर क्वेश्चन आया हो, ठीक है ना। तो इस टेबल से तुम्हारा जो काम है बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बस थोड़ा सा रिलेवेंट करके इसमें पहले तुम्हें चीजें समझा दी जाएगी कि ऐसे ऐसे करके होता है। उसके बाद इसमें चीजें याद रखनी है तुम्हें, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये थोड़ा सा अगर तुम टाइम दोगे, दो तीन बार पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे लिए चीजें इजी हो जाएगी और तुम्हें याद भी हो जाएगी। कोई ज्यादा दिक्कत का सामना तुम्हें इसमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल फंक्शन होता क्या है। तो स्पेशल फंक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उन जो फंक्शंस को क्या बोलते हैं अपने, लीजेंडरी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। कि उनके अंदर जो फंक्शन बैठा हुआ है उन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, चाहे डी टू वाई बाई डी एक्स करो तो वो वाई हो गया, डी टू एफ बाई डी एक्स करो तो वो एफ हो गया, ठीक है। ये जो फंक्शंस है वो क्या कहलाते हैं, लीजेंडरी फंक्शन कहलाते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये स्पेशल फंक्शन कहलाते हैं। अब सभी डिफरेंस, चार से पांच प्रकार की अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनको स्पेशल माना गया है, उनका जो सॉल्यूशन है वो इस फंक्शन के रूप में है ना। लीजेंडरी फंक्शन हो गया, हर्माइट फंक्शन हो गया, बेसल फंक्शन हो गया और लगुरे फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब इनके लिए अलग अलग चीजें आती है। जैसे एक इनके अंदर आती है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है जनरेटिंग फंक्शन की, जो जो भी फंक्शन है तुम्हारे पास, लीजेंडर फंक्शन है, जैसे कोई भी फंक्शन होता है, मान लो एफ एक्स है, तो उसमें एफ जीरो एक्स भी आएगा, एफ वन एक्स भी आएगा, एफ एन एक्स भी आएगा। ये सारे फंक्शन कहाँ से निकल के आए, ठीक है ना, और कैसे तुम इनको लिख सकते हो, वो कहलाता है जनरेटिंग फंक्शन की। ये जो फंक्शन है इसके, उनको तुम जनरेट कैसे करोगे, वो क्या कहलाता है अपने पास, जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। ये रहा अपने पास पहले क्या, इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि इस लीजेंडरी फंक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये फंक्शन जो है किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो क्या होती है अपने पास, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो पहला पॉइंट तुम्हें ये ध्यान रखना होता है। दूसरा आता है अपने पास क्या, जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन वो फंक्शन है जिसकी हेल्प से तुम ये सारे के सारे फंक्शन क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। एल एन वन एक्स कर सकते हो, पी एन एक्स कर सकते हो, पी वन एक्स कर सकते हो, पी टू एक्स कर सकते हो, ठीक है। लीजेंडर जो है इसे लिखते हैं पी एक्स के रूप में, ठीक है ना। अब बात आ गई एल, तो एल अपने लगूरे के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। हर्माइट के अंदर एच लिखेंगे, बेसल के अंदर बी लिखेंगे, बेसल के अंदर जे लिखेंगे, है ना। तो लगूरे के अंदर एल एन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जनरेटिंग फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी हेल्प से तुम जो भी पोलिनोमियल्स है, लीजेंडरी जो भी पोलिनोमियल्स है, सारे के सारे तुम लिख पाओगे, ओके। और अपने पास रिकरेंस रिकरेंस रिलेशन क्या होता है कि तुम्हारे पास जो पी एन एक्स है, ठीक है ना, इस ये कैसे आ सकता है, एक ये भी तरीका है, एक तो यहाँ से रिकरेंस रिकरेंस रिलेशन से भी आ सकता है और जनरेटिंग फंक्शन से भी आ सकता है। दोनों तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो, जो तुम्हारा फंक्शन है, लीजेंडरी पॉलिनोमियल है, वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद एक कंडीशन आती है ऑर्थोनॉर्मेलिटी। अब तुमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखी है तो तुम्हें पता है, कोई भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी क्वांटम प्रॉब्लम है, सपोज दैट तुम्हारे पास अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है ना। अपने पास क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर भी, हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर भी जो फंक्शंस क्रिएट होंगे, एच वन एक्स क्रिएट होगा, एच जीरो एक्स क्रिएट होगा, एच टू एक्स क्रिएट होगा, वो आपस में सारे के सारे क्या होते हैं,
ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन में होते हैं, ठीक है ना। मतलब h1 के साथ जब तुम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्लोज इंटीग्रल करोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज किसी और के साथ करोगे तो वो 0 आएगा। ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन होती है। तो जो भी पॉलिनोमियल्स बनेंगे उनके अंदर ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन क्या होगी, ठीक है ना, कैसे वो सेटिस्फाई करेगी। अगर वो सेटिस्फाई करती है, मतलब m इजिकल टू n होता है तो क्या होगा, नहीं होता तो क्या होगा, वो तुम्हें बताएगी कौन, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। इसके बाद एक पॉइंट और है यहाँ पे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये सिंगुलर पॉइंट तुम निकाल ही चुके हो कि जो तुम्हारे पास d2y बाय dx क्या रहना है, इसका गुणांक एक करना है, इसका जो मल्टीपल है वो एक कर दो तो ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। फिर यहां से तुम्हारे क्या निकलते हैं, सिंगुलर पॉइंट निकलते हैं। एक तो यहाँ से निकलते हैं, एक यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो सेकंड वाली टर्म है इसे देख लो तुम, dy बाई dx, इसका गुणांक देख लो, जब इसका गुणांक एक करोगे तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म, यहाँ जो टर्म आएगी ना, वो तुम्हें क्या निकाल के देगी, सिंगुलर पॉइंट निकाल के देगी। वो सिंगुलर पॉइंट पे अपने बहुत बढ़िया डिस्कशन पहले ही हो चुका है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा होता है, रिमूवल कौन सा होता है, और एसेंशियल कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, ठीक है। उन सब की बात अपने, सिंगुलरिटी है वो तो अपने पास जो क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट रेगुलर हो सकता है और इरेगुलर हो सकता है, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ तुम्हारे रेगुलर वाले तुम्हें मिलेंगे, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा रिकरेंस रिलेशन जो है, ठीक है, उनसे कुछ डिराइव करके अपन ने जो आए हैं कि क्या क्या रिलेशन होगा, पी एन प्लस 1 और Pn-1, ठीक है। ये p के आगे x नहीं लिखा, ठीक है ना, ये लिखूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। ये है क्या, पोलिनोमियल्स। ये कौन से पोलिनोमियल, लीजेंड्रे। जब p आ गया तो लीजेंड्रे है, h आ गया तो हेर्माइट है, l आ गया तो लगूर है, और j आ गया तो बेसल है, ठीक है। उसके बाद है पोलिनोमियल। कुछ पोलिनोमियल तुम्हें याद भी रखने होते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वांटम मैकेनिक्स में भी तुमने देखा होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले के अंदर मैंने शायद ये यूज किए थे, हर्माइट यूज किया था मैंने, ठीक है ना। तो ये तुम्हें रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा एटलीस्ट स्टार्टिंग के दो तीन तो जो है याद होने चाहिए। इसके बाद इनकी क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है वो भी आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। ये इतना डिस्कशन अपने प्रत्येक फंक्शन के बारे में करने वाले हैं। अपने पास 4 फंक्शन होने वाले हैं, लीजेंड्रे, हर्माइट, बेसल और लगूरे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। ये जो पीपीटी है, इस पे कुछ लिखा हुआ तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं अभी तो इसको पूरा कर दूंगा वेनिश, क्योंकि मैं इस पे लिखूंगा चीजें तो थोड़ी ऊपर नीचे होगी, है ना। ऊपर नीचे का मतलब कि थोड़ा समझाऊंगा तो ऐसे गोले वगैरह हो जाएंगे, तो वो अपने रिमूव किए हुए हुई तुम्हें ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लीजेंड्रे पोलिनोमियल की, ठीक है। लीजेंड्रे पोलिनोमियल देखो, सारे के सारे जो पोलिनोमियल है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सब में देख लो, हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है ना, वो सेकंड है। सेकंड, इधर भी सेकंड और इधर भी सेकंड, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब तुम्हें क्या चाहिए, या क्या होती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें होती है देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x dy बाई डी एक्स प्लस n+1 इंटू का y, मतलब y इजिकल टू 0। ये होती है लीजेंड्रे की। अब चाहे तो तुम इसको लिख लो, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे याद रख लो, डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस n+1 y इजिकल टू 0। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो होता नहीं, एक्स स्क्वायर का करोगे तो आएगा माइनस का 2x, तो ये माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको एज इट इज छोड़ोगे, इसका अवकलन करोगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस n+1 y इजिकल टू 0। ये तुम्हारे पास क्या है, लीजेंड्रे पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है, लीजेंड्रे पोलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड अपने पास इसके बाद कौन सा आता है, हर्माइट। हर्माइट में क्या होगा, सिंपली d2y माइनस का 2x dy बाई dx प्लस 2 लैम्डा y इजिकल टू 0। अब इससे देखोगे ना, लीजेंड्रे की तुलना में हर्माइट अगर देखोगे तो यहाँ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हट जाता है, ठीक है। क्या बच रहा है, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का 2x dy बाई dx प्लस लैम्डा y या 2 लैम्डा y इजिकल टू 0। ये तुम्हारे पास कौन सा होता है, हर्माइट होता है। ये तुम्हें इसी तरीके से ही याद रखना है, इसका और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पोर्शन है जब इसके नीचे जाएगा, ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अपने पास कितना, देखो यहाँ रफली लिख देता हूँ मैं, 2x माइनस का 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये नॉन एनालिटिक कब होगा, जब ये 0 होगा नीचे वाला, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 और एक्स इजिकल टू क्या आ गया, प्लस माइनस का 1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है किसके अंदर, लीजेंड्रे के अंदर। क्या आता है भाई, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तुम्हारे पास आता है कि ये कितना, x इजिकल टू प्लस माइनस 1 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ये किसके लिए सिंगुलर पॉइंट है, लीजेंड्रे पोलिनोमियल के लिए ये सिंगुलर पॉइंट आता है, ठीक है। तो हर्माइट में और लीजेंड्रे में क्या डिफरेंस हुआ, उसमें आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n+1 y इजिकल टू 0। यहाँ क्या आता है, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 लैम्डा y इजिकल टू 0, ठीक है। ये मुझे भी साथ साथ याद हो रही है और तुम्हें भी साथ साथ याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ये 4 पेज पूरे के पूरे याद होने चाहिए भाई, कोई इसमें वो नहीं है। और मैं बता दूंगा तुम्हें थोड़ी बहुत कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेस इंपॉर्टेंट मानना है। जब तक नहीं बताया, प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये अरमाइट हो गया। अरमाइट से आगे आ जाओ बेसल। बेसल में क्या है देखो,
एक्स स्क्वायर वहां क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर क्या है बेसल के अंदर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इजिकल टू जीरो। ये अपने पास बेसल की है। क्या डिफरेंस आया, वहां था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगले में था ही नहीं, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू, इंटू नहीं मतलब वो वहां इंटू ही कह दो, फंक्शन वाई के मल्टीप्लाई में ये चीज है, y इजिकल टू जीरो। ये अपने पास बेसल का है। लघुरे में क्या है, किसी के अंदर भी स्टार्टिंग वाले में x नहीं था, लघुरे में क्या है x है, x डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एन वाई इजिकल टू जीरो। चारों की चारों डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। पहले में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर और माइनस का आई थिंक 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन एन प्लस वन इजिकल टू जीरो। दूसरे में क्या था, दूसरा कौन सा था अपने पास, दूसरा था अपने पास कौन सा, हरमाइट। हरमाइट में क्या था, हरमाइट में आई थिंक एक्स स्क्वायर था क्या, एक्स स्क्वायर सीधा ही था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आई थिंक है ना, ये देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई इजिकल टू जीरो। तीसरे में क्या था, बेसल। बेसल में मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, देखो बेसल याद रखने का तरीका क्या है मेरा, कि ये b है, ठीक है ना, ये क्या है b है, तो इसको x जैसा कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मतलब मान लो ये b है, तो इसको खोलोगे तो ये ऐसे है, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर लेके आओगे जैसे b है ना, इस पार्ट को ऊपर ले आओ तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये x आता है, मतलब इसमें x डोमिनेटिंग रहता है, तो एक्स स्क्वायर इधर, इधर भी x और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, अपना अपना तरीका है भाई याद रखने का। मैंने एक छोटा सा पीओवी दे दिया कि मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, ओके। लघुरे इसके बाद क्या आ गया अपने पास, सिंपल x 1 माइनस एक्स और एन वाई। यहाँ देखोगे, यहाँ जब इसके डिवाइड में आएगा, x के डिवाइड में एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये बनेगा कितना, 1 माइनस का x का मान क्या रखोगे, जीरो रखोगे, ठीक है। x का मान क्या रखोगे, जीरो रखोगे, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये नॉन एनालिटिक हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नॉन एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बेसल फंक्शन के लिए क्या है अपने पास, लघुरे, ठीक है। इन दो का ही पूछते हैं। यहाँ लघु बेसल का क्या है, x इजिकल टू जीरो है, लघुरे का देखोगे तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स, तो यहाँ भी x इजिकल टू जीरो हो गया, ठीक है। और हर्माइट वाले में कोई नहीं है, ठीक है ना, तो इस वाले में लघुरे वाले में क्या हो गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट x इजिकल टू जीरो, ये चीज होगी, ठीक है। ये चारों अपने पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, कि इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कौन सी इक्वेशन है, डी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, चारों के चारों की बात हमने कर ली, ठीक है। अब ये और ये दोनों क्या है, सेम ही है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद आता है जनरेटिंग फंक्शन, कि तुम इनको जनरेट कैसे करते हो, तुम्हें एक मौके याद नहीं है, ये नीचे वाले जो है ना, ये जो p1x लिखा है, p2x लिखा है, p0x लिखा है, ये याद नहीं है, तो इनको तुम याद कैसे करोगे, वो तुम्हारे पास कहाँ से निकल के आ सकते हैं, जनरेटिंग फंक्शन से निकल के आ सकते हैं। जनरेटिंग फंक्शन ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कि भाई हर्माइट का जनरेटिंग फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर तुमने चारों पढ़ रखे हैं ना, तो तुम्हें चार में से तीन ऑप्शन तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। याद करने का तरीका, याद हो जाएंगे, बार बार देखोगे, बार बार लिखोगे, याद हो जाएगा। ये क्या होता है, 1 माइनस टू एक्स टी, 1 माइनस का टू एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस का टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इजिकल टू समेशन ऑफ पी एन एक्स टी की पावर एन, ठीक है ना। टी की पावर एन है, यहाँ अलग अलग होता जाएगा, एन का मान जीरो रखोगे तो ये बनेगा पी जीरो एक्स टी की पावर जीरो मतलब वन। सेकंड प्लस में क्या आ जाएगा, पी वन एक्स टी टी, तीसरे में पी टू एक्स टी की पावर दो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन जो है, जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से तुम सारे के सारे पॉलिनोमियल जो है वो क्या कर पाओगे, यहाँ पे ड्राइव कर पाओगे, ठीक है ना। तो जनरेटिव फंक्शन अपने पास क्या आ गया, 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर, इसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस की हाफ इजिकल टू समेशन ऑफ पी एन एक्स टी की पावर एन, ठीक है। ये अपने पास जनरेटिव फंक्शन है किसका, ये किसका है जनरेटिव फंक्शन, ये अपने पास किसका, लीजेंड्रे का, ठीक है। और तुम थोड़ी सी एक बात कॉमन देखो, तो कॉमन बात ये है कि सब के अंदर इस साइड यही है, पी एन एक्स टी की पावर एन, इधर क्या आ जाएगा, एच एन एक्स टी की पावर एन डिवाइड में फैक्टोरियल एन है, डिवाइड में फैक्टोरियल क्या है, एन है, ये अंतर है इसमें। अगले में देखो फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, जे एन एक्स टी की पावर एन, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, इस बार इस साइड भी यही है, एल एन एक्स टी की पावर एन। तो लगभग लगभग राइट साइड के अंदर सब में सेम है, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या रखनी है, लगभग लेफ्ट साइड याद रखनी है। हर्माइट में एक चेंज था कि नीचे फैक्टोरियल एन आता है, इसको भी याद रखने का तरीका ये है कि हर्माइट कहाँ यूज किया था हमने, हमने यूज किया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, उसमें डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन था, ठीक है ना, रूट एन था आई थिंक जितना मुझे याद है, ठीक है। तो वहां से तुम थोड़ा सा याद रख सकते हो कि राइट साइड के अंदर हर्माइट के अंदर जनरेटिव फंक्शन के अंदर एन फैक्टोरियल आएगा। अब देखो जनरेटिव फंक्शन की लेफ्ट साइड है, इसके लीजेंडरी में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस का टू एक्स टी प्लस का टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, जबकि राइट में ये क्या है, ई टू पावर टू एक्स टी माइनस का टी स्क्वायर, ई टू पावर टू एक्स टी माइनस का टी स्क्वायर, ये सारा का सारा इसकी पावर में ही है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बढ़िया, क्या बेसल में भी सेम सही आएगा, बेसल में भी जनरेटिंग फंक्शन सेम सही आएगा और लघुरे में भी सेम सही आएगा, तीनों के अंदर ई वाला है, सिर्फ किसमें ई वाला नहीं है, लीजेंडरी में ई वाला नहीं है, ठीक है ना। इसी कारण लीजेंडरी वाला थोड़ा सा जनरेटिंग फंक्शन ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और 99% चांस यही है कि तुम्हारे जो क्वेश्चन आएगा वो लीजेंड्रे और हर्माइट से आएगा। मुझे ऐसा लगता है लीजेंड्रे हर्माइट से आएगा, बेसल और लगूरे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसल और लगूरे के अंदर देखो जेनेटिक फंक्शन क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स बाई टू, ई टू पावर एक्स बाई टू ब्रैकेट टी माइनस का वन बाई टी, लेफ्ट साइड होगी इसकी। लगूरे में क्या हो जाएगा, वन बाय वन माइनस का टी, ई टू पावर यहाँ वन माइनस टी है ना, तो यहाँ भी नीचे आएगा वन माइनस टी माइनस का एक्स टी। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गई क्या, लगूरे और बेसल फंक्शन के भी जनरेटिंग फंक्शन तुमने देख लिए। इनकी हेल्प से तुम जनरेट कर सकते हो। अच्छा, इनकी हेल्प से तुमने जनरेट कर लिए, इनकी हेल्प से तुमने जनरेट कर लिए मान लो, तो जो फंक्शन निकल के आते हैं, जो फंक्शन निकल के आते हैं, पी एन एक्स निकल के आएगा ना, पी एन एक्स कैसे लिखते हो तुम उसको, ठीक है ना, वही तुम्हारा क्या है, रिकरेंस रिलेशन है। अरे इसको सोल्व करोगे तो पोलिनोमियल निकल निकल के आएंगे ना, प्रत्येक बार निकालोगे थोड़ी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर दिया, इसमें रख दो, एन का मान 0 रखोगे, पी 0 बना जाएगा, पी 0 एक्स आ जाएगा, इसका मान 2 रखोगे, पी टू एक्स आ जाएगा, इसका मान 1 रखोगे, ये पी 1 एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से रिकरेंस रिलेशन क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जिसकी हेल्प से तुम सारे लिख सकते हो। बात समझना, इसकी जनरेटिंग फंक्शन को सोल्व करने पे रिकरेंस रिलेशन निकल के आता है। ठीक है ना, ऐसे याद रख लो, जनरेटिंग फंक्शन को जब सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास रिकरेंस रिलेशन जो है वो निकल के आता है। ठीक है ना, तो रिकरेंस रिलेशन देखो इसके अंदर क्या है, किसमें, लेजेंडर में, पी एन एक्स इजिकल टू वन बाई टू की पावर एन एन फैक्टोरियल डी टू पावर एन बाई डी एक्स एन। इसका मतलब क्या है, ये nth ऑर्डर तक डेरिवेटिव कर रहे हो तुम। ठीक है, और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन। ठीक है ना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन जो है इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तुम nth टाइम तक। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है, रिकरेंस रिलेशन आ रहा है। ये किसका था, लीजेंड्रे का था। अगला क्या आता है, हर्माइट का था। हर्माइट का क्या हो जाएगा, एच एन एक्स इजिकल टू माइनस वन टू पावर एन ई टू पावर एक्स स्क्वायर डी टू पावर एन, डी टू पावर मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, डिवाइड बाय डी एक्स एन ई टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा याद रख सकते हो, इसमें ई आता है, हर्माइट वाले में ई आया था तो यहाँ ई आ गया। और ये देखो, ये दोनों कटने वाले से, कटेंगे नहीं, ये अंदर ही बाहर है, और ये कटने वाले से, ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाहर है और ई टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अंदर है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ना, तो फिर से लगूरे वाले के अंदर फिर से यहाँ ई है, जबकि इसमें ई नहीं है। ठीक है, ये कंपैरिजन करके थोड़ा तुम्हें याद करना है। ठीक है, अरमाइट का मैंने बता दिया। अब आता है बेसल। बेसल में क्या होगा, जे एन एक्स इजिकल टू आर की पावर, आर इजिकल टू जीरो से लेकर के इन्फिनाइट माइनस वन की पावर आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन प्लस आर फैक्टोरियल एक्स प्लस टू की पावर एन प्लस टू आर। आर क्या है, वहां पे एक नंबर है। ठीक है, जो जिसका मान जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। एल एन एक्स क्या है, ई टू पावर एक्स डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल डी टू पावर एन बाई डी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन ई टू पावर माइनस एक्स। तो ये देखो, ये अंदर माइनस वाला, बार प्लस वाला। ठीक है, यहाँ भी देखा था अंदर माइनस स्क्वायर वाला, बार प्लस स्क्वायर वाला। तो इस तरीके से कंपेयर कर करके तुम क्या कर सकते हो, जनरेटिंग फंक्शन जो है, जनरेटिंग फंक्शन नहीं सॉरी, रिकरेंस रिलेशन जो है याद कर सकते हो। रिकरेंस रिलेशन क्या काम आता है, डायरेक्टली लिखने के लिए काम आता है, जनरेटिंग फंक्शन को निकालने के लिए काम आता है कि पी एन एक्स किससे आया, वो जनरेटिंग फंक्शन से आया। ठीक है ना, तो रिकरेंस रिलेशन क्या है, अगर तुम्हें ये पता होगा तो तुम पी जीरो एक्स पी वन एक्स पी टू एक्स लिख सकते हो सारे के सारे। ठीक है, अपने एक आधा क्वेश्चन भी कर लेंगे, तुम लिखा लिख के भी दिखा दूंगा मैं तुम्हें कि ये देखो लिख पा रहा हूँ मैं। चलो बता, अभी बताता हूँ। इसमें जीरो देखते हैं, पी जीरो एक्स देखते हैं, एन का मान जीरो रख दो, दो का पावर क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये हो गया वन। इस ये जीरो फैक्टोरियल, ये भी हो गया वन, एन की पावर जीरो मतलब डेरिवेटिव नहीं, इसकी पावर भी जीरो मतलब ये भी जीरो, तो क्या बना, वन। यही होता है भाई, पी जीरो एक्स है ना, वन ही होता है, ये देखो आप। ठीक है, तुम्हारे पास जो रिकरेंस रिलेशन है वो किस लिए आ रहे हैं, रिकरेंस रिलेशन तुम्हारे पास इसलिए आ रहे हैं कि उसकी हेल्प से तुम सारे फंक्शन लिख पाओगे। रिकरेंस रिलेशन आया कहां से निकल के, क्या है ये जनरेटिंग फंक्शन से निकल के आया। ठीक है ना, कि nth पावर को तुम कंपेयर करते हो तो ये तुम्हारे पास निकल के आता है। ओके, ठीक, चलें आगे। ठीक है, चलते हैं। अब देखो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन क्या होती है, कि जो तुम रिकरेंस रिलेशन जो है, इससे तुमने एक तो पी एन एक्स लिख दिया, एक पी एम एक्स लिख दिया। ठीक है, प्रत्येक में यहाँ पे एच एन एक्स लिख दिया, एच एम एक्स लिख दिया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जे एन एक्स लिख दिया और जे एम एक्स लिख दिया, यहाँ पे एल एन एक्स लिख दिया और एल एम एक्स लिख दिया। उनके अंदर क्या ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन लगती है, जैसे जो तुम्हारे पास क्वांटम में भर भर के तुम्हें सिखाई हुई है, वो यहाँ देखो कैसे लगानी है। ठीक है, तो लिजेंडरे के लिए जो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन है वो क्या है, देखो लिजेंडरे के लिए ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन ये है कि पी एम एक्स पी एन एक्स का इंटीग्रेशन किसमें, माइनस वन से लेकर के वन, पी एम एक्स और पी एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर के वन के बीच में करोगे तो ये आएगा टू बाय टू एन प्लस वन। ठीक है, इंटू का डेल एम एन, इंटू का डेल एम एन। अच्छा, डेल एम एन क्या होता है तुम्हें पता ही है कि ये अपने पास क्या होता है, क्रॉनिकल डेल्टा होता है। जब m इजिकल टू एन है, मतलब दोनों इक्वल है ना, तब तो ये वन हो जाएगा। दोनों अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो अगर इक्वल नहीं है तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो मतलब ये वाला पार्ट खत्म। ठीक है ना, ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑर्थोगोनल फंक्शन हो गया। अच्छा, इक्वल होंगे तो ये नॉर्मलिटी कंडीशन आ गई, जब इक्वल होंगे तो नॉर्मलिटी आ गई, m इजिकल टू एन कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मलिटी आ जाएगी। नॉर्मलिटी आ जाएगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये दोनों इक्वल हो गए तो ये तो वन हो गया, और यहाँ भी ये इक्वल है तो ये टू बाई टू एन प्लस वन रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे ये होता पी टू एक्स
और P2x dx तो ये होता 2/2 × 2। क्यों? क्योंकि n का मान क्या है 2 है, प्लस का 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वल है। अनइक्वल होंगे तो 0 हो गया। इसको 0 किसने किया? डेल mn ने किया। जब इक्वल है तो डेल mn कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है? ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है किसके लिए? लीजेंड्री के लिए। इसी प्रकार ये हर्माइट के अंदर है माइनस इनफिनिट से इनफिनिट e टू पावर माइनस का x स्क्वायर hmx dx इज इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई डेल mn। डेल mn क्या है? क्रोनिकल डेल्टा है, जिसका मान इतना होता है। जब इक्वल होंगे m और n दोनों इंडिसेस जब इक्वल होंगी तो इसका मान 1 हो जाएगा। जब दोनों इंडिसेस इक्वल नहीं होंगी तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से तुम थोड़ा सा जो है वो देख सकते हो, याद रख सकते हो। याद ये तुम्हें ही करना है, बार बार लिख लिख के। ठीक है ना। इसके बाद देखो बेसल के अंदर क्या है तुम्हारे पास? रिकरेंस रिलेशन 0 से 1 x जे एन अल्फा x जे एन बीटा x dx इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा अल्फा बीटा ब्रैकेट ऑफ जे एन प्लस 1 अल्फा की पावर स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा आ गया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम एक बार देख लोगे तो सामने आ गया गलती से, ठीक है, तो तुम्हारे काम आ जाएगा। ओके, लगूरे के अंदर क्या है? 0 से इनफिनिट e टू पावर माइनस का x ln x dx इज इक्वल टू डेल्टा mn। ये तुम्हारे पास लगूरे का। लगूरे का भी सिंपल है, कोई ज्यादा टेढ़ा नहीं है। 0 से इनफिनिट e टू पावर माइनस x ln x dx इज इक्वल टू डेल्टा mn। इसमें सीधा ये बराबर या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी तुम ये भी चीज देख सकते हो। देखो क्या देख सकते हो, यहाँ क्या था? e टू पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या था? e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या था? e टू पावर एक्स। यहाँ क्या था? e टू पावर माइनस एक्स। ओके, यहाँ क्या था? e टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है? e टू पावर माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपेयर करके करोगे ना तो बहुत बेटर तरीके से तुम्हें याद हो सकता है। लगूरे भी, लगूरे कंपेयर किससे करना? हर्माइट से कंपेयर करना इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये देखो ई वाला ही है ना पूरा, तो काफी इजी तुम्हारे लिए ये रह सकता है, थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे तो। ठीक है, ये तुम्हारे पास कौन सी आ गई? ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन आ गई दोनों की। अब आते हैं रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? देखो तुमने P2x निकाला, P1x निकाला, P3x निकाला, P0x निकाला, उन सब में क्या रिलेशन होंगे? वो होते हैं तुम्हारे पास रिकरेंस रिलेशन। क्या होते हैं भाई? रिकरेंस रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रिकरेंस रिलेशन नहीं था, ये रोड्रिग्यू फॉर्मूला था। ये क्या था भाई? ये रोड्रिग्यू फॉर्मूला था। एक मिनट इसे सही करना पड़ेगा अपने को। ये रिकरेंस रिलेशन नहीं है, ये अपने पास रोड्रिग्यू फॉर्मूला है। रोड्रिग्यू फॉर्मूला, ठीक है ना। ये रिकरेंस रिलेशन नहीं है भाई। रिकरेंस रिलेशन क्या होते हैं? रिकरेंस रिलेशन होते हैं तुम्हारे पास कि ये जो रिलेशन बन रहे हैं ना आपस के अंदर P2x के P1x के, वो रिकरेंस रिलेशन होते हैं। रिलेशन P1 का P2 से क्या रिलेशन है? वो रिकरेंस रिलेशन है। ठीक है, रोड्रिग्यू फॉर्मूला क्या है? एक जनरल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से तुम सारे पॉलिनोमियल लिख पाओगे। लीजेंड्रे वाला भी लिख पाओगे, हेल्माइट वाला भी लिख पाओगे। ये जो फॉर्मूला है क्या कहलाता है? रोड्रिग्यू फॉर्मूला कहलाता है। इसका रोड्रिग्यू फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है ना, एच एन एक्स वाला। इसी तरीके से यहाँ ये वाला है और यहाँ ये वाला, ये इसके रोड्रिग्यू फॉर्मूले हैं। सॉरी भाई, ये रिकरेंस रिलेशन जो तुम्हारे रिलेशन बनते हैं ना, ये वाले हैं। ठीक है, अच्छा, रिकरेंस रिलेशन में देखो ये तुम्हें जनरली याद करने वाला है, 2n+1 x pn इज इक्वल टू n+1 pn+1 n pn-1। 2n+1 pn इज इक्वल टू p डैश, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ किसका? n+1 का। मतलब ये अगर n का मान 0 कर दो तो ये अगर 0 हो तो ये क्या होगा? 0 + 1, ये पहले का, पहले पोलिनोमियल का क्या करना? डेरिवेटिव करना। अच्छा, और n का मान 0 कर दिया तो ये क्या हो गया? p-1 डैश, मतलब p-1 x का डेरिवेटिव करके याद रखना है तुमको। ठीक है, ये क्या हो गया? n pn माइनस x pn डैश, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ pn पोलिनोमियल, है ना। और n-1 इसका डेरिवेटिव 1 - x स्क्वायर pn डैश इज इक्वल टू n pn-1 माइनस का x pn। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें देखनी है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है भाई? ये तुम्हारे पास सारे के सारे क्या है? पोलिनोमियल्स है। क्या है? सारे के सारे पोलिनोमियल्स है। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन आ गए तुम्हारे किसके अंदर? लीजेंडरी के अंदर। किस में आए सारे के सारे रिकरेंस रिलेशन? तुम्हारे पास लीजेंडरी के अंदर आए हैं। ठीक है ना। अब ये क्या था? ये x है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये x है, ये n है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा यहाँ ये n है, ये n है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और माइट में इसी तरीके से 2n hn-1 hn डैश 2x hn इज इक्वल टू 2n hn-1 hn+1 hn डैश इज इक्वल टू 2x hn माइनस का hn+1 x hn डैश इज इक्वल टू n h डैश n-1 प्लस n h n। ठीक है, यहाँ पे डैश का मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, और बेसल क्या है अपने पास? बेसल में देखो क्या है कि x jn डैश n jn माइनस का x jn+1, ये हो गया x jn डैश इज इक्वल टू माइनस का n jn प्लस x jn-1 2 jn डैश इज इक्वल टू jn-1 माइनस का jn+1 ln डैश माइनस का n डैश nl डैश n-1 प्लस
एन एल एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा एक्स एल एन डैश इज इक्वल टू माइनस का एन एल एन इज इक्वल टू नहीं माइनस का एन स्क्वायर एल एन माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा 2n जे एन एक्स जे एन माइनस वन जे एन प्लस वन। ये तुम्हारे पास क्या है, सारे के सारे रिकरेंस रिलेशन आ गए। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं, पर इनको एक बार लिखा हुआ तुम्हारे पास होना चाहिए, सारा डाटा तुम्हारे पास एक जगह होना चाहिए। अब देखो इनको यूज करके तुम फंक्शन लिख पाओगे। ठीक है ना, जैसे कि P0x क्या आता है, रोड्रिग्यू फॉर्मूले से सारे सारे फंक्शन लिखे गए हैं। P0x क्या आता है 1 आता है, P1x क्या आता है x आता है, P2x क्या आता है 3/2 x स्क्वायर माइनस का 1/2 आता है, P3x क्या आता है 5/2 x क्यूब माइनस का 3/2 x आता है। ठीक है, P4x क्या आता है 1/8 35 x की पावर 4 माइनस का 30 x की स्क्वायर प्लस का 3 आता है। हर्माइट में क्या आता है H0x 1 आता है, H1x 2x आता है, H2x 4x स्क्वायर माइनस का x आता है, H3x 8x की क्यूब माइनस का 12x आता है, H4x कितना आता है 16x की पावर 4 माइनस का 48x स्क्वायर प्लस का 12 आता है। ठीक है, ये अपने पास सारे के सारे क्या हो गए, लीजेंडरी और हर्माइट पोलिनोमियल तुमने लिख दिए 0 1 2 3 4 ये वाले सारे के सारे। ठीक है, अब देखो अपने पास बेसल की बात करूं तो बेसल में भी तुम्हें लिखना है jn। बेसल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा बेसिक्स इसका याद होना चाहिए। jn x इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई बाय 2x jn प्लस हाफ x, मतलब ये x का फंक्शन है। यहाँ क्या रहेगा L0x इज इक्वल टू 1, L1x इज इक्वल टू 1 माइनस का x, L2x इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, H3x इज इक्वल टू 1/6 माइनस का x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 16 18x प्लस का 6। इसी तरीके से L4x आएगा 1/24 x की पावर 4 माइनस 16x की क्यूब प्लस 72x की स्क्वायर माइनस का 96x प्लस का 48। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज पूछ लेते हैं कि जे एन एक्स का मान कितना आता है, ये आता है, जे माइनस एन एक्स का मान कितना आता है, ये आता है, सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन जे एन एक्स कितना आता है, एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स आता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस एन जे एन एक्स इजिकल टू आता है माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स जे हाफ एक्स इजिकल टू आता है रूट 2 पाई बाई एक्स साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास इतना आता है। ओके, और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी तुम्हें मैं बताऊंगा, उससे पहले थोड़े से फंक्शन देखो आप कि लीजेंडरी के अंदर है ना, ये अगर क्या है देखो, ये क्या है अपने पास इवन नंबर है, ये क्या है अपने पास इवन नंबर है, तो यहाँ पावर भी इवन ही मिलेगी तुम्हें, बात समझो दोनों के लिए सेम है। ये क्या है अपने पास जीरो है ना, तो यहाँ तुम्हें पावर एक्स की पावर जीरो ही मिलेगी, वन है ना तो एक्स की पावर यहाँ वन ही मिलेगी, एक्स की पावर टू है ना तो ये कौन सा है इवन है, कौन सा ये इवन है, मतलब यहाँ अगर n क्या है तुम्हारा इवन है ना, तो तुम्हें जो x की जो पावर मिलेगी हमेशा वो कैसी मिलेगी इवन वाली मिलेगी। ठीक है, ये सेम ही कंडीशन यहाँ के अंदर है, यहाँ भी ऐसा ही है कि n अगर इवन है तो ये इवन मिलेगी, अगर n का मान क्या हो जाए ओड हो जाए तो यहाँ जो x की पावर तुम्हें कैसी मिलेगी ओड हो जाए मिलेगी। देख लो चाहे ये h3x है ओड है ना, तो इसकी पावर सिर्फ ओड ही मिलेगी, 3 मिली 1 मिली, ये 4 है तो 4 मिलेगी 2 मिलेगी 0 मिलेगी, 1 नहीं मिलेगी 3 नहीं मिलेगी 5 नहीं मिलेगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है किसके अंदर, लीजेंडरी में भी ये सेम कंडीशन है और तुम्हारे पास हर्माइट के अंदर भी तुम्हारे पास क्या है सेम कंडीशन है। ऐसा करके तुम इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो। ठीक है, और ये आए कहां से, P0x कहां से आया, P1x कहां से आया, P2x कहां से आया, ये सारे के सारे कहां से आए तुम्हारे पास जो रोड्रिग्यू फॉर्मूला है उससे आए। मतलब रोड्रिग्यू फॉर्मूला क्या है, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन राइट एनी पोलिनोमियल। लीजेंडरी का रोड्रिग्यू फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास है तो तुम लीजेंडरी का जो क्या बोलते हैं उसको पोलिनोमियल है उसका लिख सकते हो। इसी तरीके से हर्माइट वाला है तो तुम हर्माइट वाला लिख सकते हो। ठीक है, बेसल वाला है तो बेसल वाला लिख सकते हो। ओके, ये इसका क्या हो गया, तुम्हारे पास इनकी बात हो चुकी है पहले कि ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है, इन सब की पोलिनोमियल तुमने लिख दिए। अब आते हैं लीजेंडरी और हर्माइट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, उनसे एक आधा क्वेश्चन आता है वो देख लो। जे जे माइनस हाफ एक्स का मान कितना आता है रूट 2 पाई बाय एक्स कोस एक्स जे 0x इजिकल टू आता है साइन एक्स बाय एक्स। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास क्या है बेसल की दो प्रॉपर्टी और थी वो अपने फिनिश कर दी। अब अपने पास लीजेंडरी और हर्माइट में देख लो क्या कहता है, ये कहता है पी एन जीरो, ये क्या कहता है, ये कहता है पी एन जीरो इजिकल टू जीरो जब एन का मान क्या है ओड है, मतलब एन का मान ओड जब भी है ना और अंदर ब्रैकेट में जीरो है तो जीरो हो जाएगा। जैसे P5 जीरो है तो इसका मान कितना होगा जीरो होगा। अच्छा ऐसा है क्या, चेक करेंगे, आ जाओ। एन का मान ओड होना चाहिए, आ जाओ ये देख लो, एन का मान ओड है ना, यहाँ एन का मान ओड है, वन ही तो है तो ओड ही तो है। ठीक है, एक्स का मान जीरो रखो, ये जीरो हो गया। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि एन अगर ओड होगा मतलब मान लो 9 है तो यहाँ इस साइड में पावर कौन सी आएगी, एक आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, वन वाली टर्म तो आई नहीं है ना, कांस्टेंट तो कोई टर्म आई नहीं, तो ये साइड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। कब, जब ये अंदर वाला क्या होगा जीरो होगा। दूसरा
Pn1 इज इक्वल टू हमेशा ही 1 आएगा, चाहे तुम कौन सा ही पॉलिनोमियल ले लो, अगर यहाँ क्या है अंदर 1 है ना, तो इसका मान 1 ही आएगा। ठीक है। तीसरी बात, Pn-1, अगर अंदर x, ये x है, इसको तुमने -1 कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी -1 की पावर n से गुणा हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये बात समझना तुम, ये P4 ऑफ x है। ठीक है, तो ये जब तुम P4 ऑफ 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर P4, ये क्या चेंज आएगा यहाँ पे इतना ही चेंज आएगा, ये इतना हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि P4 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, -1 आया था, इतना ही फर्क पड़ा कि ये -1 की पावर n से गुणा हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो 1 है, ये 1 किसका मान है, ये है Pn1 का मान, ये देखो यहाँ से मैंने लिखा है ऊपर वाले से, समझ गए, Pn1 का मान 1 है, वो मैंने यहाँ लिखा, और माइनस अगर लेके आए तो ये -1 की पावर n मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अगला देखो क्या है, Pn माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n Pnx। ठीक है, Pn माइनस एक्स इजिकल टू क्या हो गया, -1 की पावर n Pnx। ठीक है, अगर x होता तो ये मैंने तुम्हें पहले बताया, ये तो 1 वाली बात हुई, ये 1 वाली बात हुई तो 1 हुआ, x होता तो Pnx पूरा का पूरा रखते ना, यहाँ देखो ये Pnx मैंने पूरा का पूरा रख दिया, -1 का क्या था, अंतर था, -1 का क्या है, डिफरेंस है, तो वो माइनस, यहाँ पे माइनस का ही तो फर्क है ना, तो -1 की पावर n से इसको गुणा हो जाएगा। हर्माइट में भी ये होता है, h की पावर hn माइनस का x इजिकल टू -1 की पावर n और एच एन एक्स, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम की सेम है दोनों के अंदर, तो ये भी तुम्हें याद करने में थोड़ा सा क्या रह सकता है, ये इजी रह जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ये बताता हूं कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ओके, और जो चीज मैंने यहाँ मेरे को एक आधी ऐड करनी है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि ये रिकरेंस रिलेशन नहीं है, ये क्या है, रोड्रिग्यू फॉर्मूला है, रोड्रिग्यू फॉर्मूला। ठीक है, ये सब के लिए है तुम्हारे पास, चाहे इसकी बात करो, चाहे तुम इसकी बात करो। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, ये सब के लिए क्या है तुम्हारे पास, रोड्रिग्यू फॉर्मूला ही है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हल्का सा एक आधा क्वेश्चन की बात करें अपने, तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है अपने पास, ये कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। देखो, मेन तो तुम्हारे पास लीजेंडरी के क्वेश्चन होंगे, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारे पास, कि पहला क्वेश्चन है, Pnx हैज n नंबर ऑफ नोड्स, की जो लीजेंडरी का जो nth ऑर्डर का जो पोलिनोमियल होगा ना, उसमें कितने नोड होंगे, n नोड होंगे। क्या होंगे, n नोड। n नोड क्या होता है कि जब उसका ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ के कितने पॉइंट पे काटता है, वो उसके नोड्स होते हैं, वहां तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट है उसको कंसीडर नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ठीक है ना, उसको कंसीडर नहीं करना है तुम्हारे पास, तब जाके क्या होते हैं, इसमें n नोड्स होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होते हैं। मतलब Pnx जब तुम लीजेंडरी पोलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो उसके बाउंड्री पॉइंट्स को अगर तुम छोड़ दो तो उसमें कितने नोड्स बनेंगे, n बनेंगे। नोड्स क्या होता है, नोड्स वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपका जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरीके से पढ़ते थे कि वहां जो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम मैकेनिक्स में अपने इसको इस तरीके से बढ़ते थे कि वहां तुम्हारा जो फंक्शन है, वेव फंक्शन है, वो क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है। यहाँ इस तरीके से बढ़ते हैं कि जो फंक्शन है, जो पोलिनोमियल है, वो क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है, जीरो में मिल जाता है। ठीक है, ये तुम इस तरीके से देख सकते हो। क्वेश्चन देखो, ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास। ठीक है, कि ये तुम्हें कोई पोलिनोमियल दे दिया, एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का 2 इन टर्म्स ऑफ लीजेंडरी पोलिनोमियल, तो इसके लिए तुम्हें याद होना चाहिए P0x क्या है। ठीक है, और P1x क्या है। ओके, और यहाँ तुम्हारे पास P2x क्या है। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 कब आएगी, 3 तभी आएगी जब ये 3 आएगा, है कि नहीं। अब इनके मान तुम लिखो, तब तुम समझ जाओगे कि तुम इस पोलिनोमियल को कैसे लीजेंडरी पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो P0x का मान कितना आता है, 1 आता है। P1x का मान कितना आता है, ये 1 आ गया तो पावर 1 आएगी। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, आई थिंक 3/2 एक्स का स्क्वायर माइनस का 1/2, यहाँ 5/2 एक्स की क्यूब माइनस का 1/2 एक्स, इतना ही आता है क्या भाई, यहाँ 3/2 आएगा क्या, जितना मुझे याद है मेरी पुरानी मेमोरी से। ठीक है, अब देखता हूँ मैं, इतना ही था क्या, एक एक था, एक्स था, 3/2 था, 1/2 था, 5/2 था, 3/2 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट मैंने लिखा है। ओके, अब देखो इस पोलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो, ये कोई भी एफ एक्स है तुम्हारे पास, कितना है, ये है एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का 2। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर आएंगे, ये तुम लिख दो a गुणा P0x। ओके, और b गुणा P1x। ओके, और कितना, ये अपने c गुणा P2x। ओके, और d गुणा P3x। ठीक है, अब ये सारे मान रखो, P0 के, P1 के, P3 के, P4 के। अगर नहीं भी रखते हो तो ये देखो यहाँ कांस्टेंट कितना है, कंपेयर करना है दोनों साइड में। ठीक है, लिखो तो देख सकते हो, वरना सीधा कंपेयर कर दो। जैसे कि यहाँ कांस्टेंट कितना है, यहाँ कांस्टेंट 2 है, तो इस साइड में तो कांस्टेंट आ गया 2। ठीक है, इस साइड में कांस्टेंट कितना आएगा, राइट साइड में देखो, P01 वाले में कांस्टेंट है क्या है, 1 गुणा a, तो ये बन गया अपना कितना, a।
ठीक है, प्लस और कहीं कांस्टेंट है क्या? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। तो ये कितना आएगा? माइनस का 1/2। P2 के साथ क्या था? C था, तो ये आ गया माइनस का C/2। कितना आ गया? माइनस का C/2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब का मल्टीपल यहाँ क्या है? 1 है। ठीक है, और इस साइड में एक्स क्यूब किससे आएगा? इससे आएगा। एक्स क्यूब का मल्टीपल कितना है? 5/2 है ना, यहाँ 5/2 है, यहाँ 5/2 है, और यहाँ क्या है? D है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 5/2D। ठीक है, समीकरण नंबर आ गई 2। अच्छा, और क्या है? और अपने पास अब एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, इस साइड में एक्स स्क्वायर मल्टीपल कितना है? 0। ओके, और इस साइड में एक्स स्क्वायर मल्टीपल कितना है? ये रहा, है ना, एक्स स्क्वायर मल्टीपल एक ही है, और तो कोई है ही नहीं। तो 3/2 P2 के साथ क्या था? C था, तो 3/2 C। समीकरण नंबर आ गई 3। ठीक है, चौथा B देख लो, P1 के साथ है, मतलब एक्स वाले का गुणांक क्या है? इधर माइनस का 1 है। ठीक है, और इस साइड में माइनस, इसका गुणांक क्या है? किसका? एक्स का। एक तो एक्स वाला ये रही टर्म, और एक टर्म ये रही, तो यहां तो आ गया P1 वाला, मतलब B है, और यहाँ है माइनस का 3/2D, है ना, B और माइनस का 3/2D, B और माइनस का 3/2D। समीकरण नंबर 4 हल करो, आंसर निकालो। यहाँ से C कितना आ गया? 0। C 0 आ गया, तो A इजिकल टू कितना आ गया? 2 आ गया। A इजिकल टू 2 आ गया, D कितना आ गया? 2/5 आ गया। अच्छा, तो यहाँ से B कितना आ गया? D का मान अगर तुम 2/5 रखते हो, तो B कितना आ गया भाई? माइनस का 3/2। यहाँ रख रहे हो तुम 2/5, है ना, 2 से 2 गया, ये 3/5 इधर जाएगा, तो ये B हो जाएगा 3/5 माइनस का 1, मतलब 5 एकम 5, और ये 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5। ठीक है, ये आ गया कि अपने पास B, ये सारे मान आ गए। तो तुम्हारा जो लेजेंडरी पोलिनोमियल के अंदर जो तुम्हारा fx है वो कैसे आ गया? 2 गुना P0 x प्लस B का मान कितना आया? माइनस का 2/5 P1x। ठीक है, प्लस C कितना है? 0, तो P2x का गुणांक आ गया 0, मतलब या तो P2x लिखो ही मत, या लिखो तो 0 गुणांक लिखना, प्लस ये आ गया D गुणा P3x। ठीक है, इस तरीके से तुम ये जो फंक्शन था गिवन तुम्हें, ये तुमने क्या लिख दिया? लीजेंडरी पोलिनोमियल के रूप में लिख दिया। ठीक है, उनके कोफिशिएंट के रूप में, कोफिशिएंट की हेल्प से तुमने जो गिवन फंक्शन था वो उनके साथ लिख दिया। ठीक है, अगला ये है, इसका मान क्या आएगा? देखो, इसका मान क्या आएगा? सिंपली अपने को वैसे तो तुम चाहो तो ऑर्थोनॉर्मलिटी वगैरह लगा के लिख सकते हो, बाकी चाहो तो P3x का डायरेक्ट मान रख दो। P3x का मान क्या था? 3 है, मतलब क्यूब आएगी, क्यूब आएगी, तो आई थिंक ये वाला होता है, जितना मुझे याद है ना। अब पावर कुछ बचेगी नहीं, तो यही होता है क्या? देखो P3x का मान, P3x का मान यही था क्या? 5/2 3/2 था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया मैंने, ये dx। अब तुम चाहो तो ये मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और चाहो x³ + 3 को तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसको लिख देना लीजेंडरी पोलिनोमियल की फॉर्म में। कैसे लिखोगे? जैसे ये क्वेश्चन किया, ऐसे लिखोगे। ठीक है, फिर वो P1 P2 जो भी तुम्हारा बन के आएगा ना, उसका इसके साथ ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन लग जाएगी इसकी हेल्प से, और तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। मैं इसको किस तरीके से करता? मैं इसको इस तरीके से करता, देखो कि ये क्या है? पावर ओड है, ओड के साथ ओड जाएगी, इवन बनेगी, अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ जाएगा, फिर इवन बनेगी, काम चल जाएगा। ये इसके साथ जाएगा, ओड बनेगी, काम नहीं चलेगा। ये इसके साथ जाएगा, ओड बनेगी, काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ जाएगा, ओड फंक्शन बनाएगा, इसके साथ भी ये ओड, इसके साथ भी ओड फंक्शन, इसके साथ भी ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का जब माइनस ए से ए में करते हैं तो 0 आता है, तो ये वाला तो हटा ही दो, ये नहीं है। एक्स क्यूब वाला तुम कर दो, माइनस का 1 है, 1 है, ये कितना बचा? 5/2 x⁻6 dx माइनस ये 3/2 बार -1 से 1 x⁴ dx, इनका मान निकालो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 x⁶ करो तो 5/2, ये क्या हो जाता है? ये 2 आता है आगे, और ये 0 से 1 हो जाता है। तुम्हें याद हो तो, ये बात तो याद ही होगी, माइनस ए से लेकर के ए था, fx dx था। और अगर fx तुम्हारे पास क्या हो, fx कौन सा फंक्शन हो तुम्हारे पास? ये इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो, तो ये क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन होता तो ये हो जाता है 0 से a 2 गुना fx dx। ठीक है, अगर तुम्हारे पास fx क्या होता? ओड फंक्शन होता। ठीक है, ओड फंक्शन कैसे चेक करते हैं? ओड फंक्शन होता है भाई x f माइनस एक्स इजिकल टू आता है f ऑफ x माइनस वाला। ठीक है, ये आता है। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे अपने पास आ जाएगा 0 से नहीं, ये तो डायरेक्ट 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब ओड फंक्शन होगा तो दिस विल बी 0। इवन फंक्शन होगा तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x⁻6, तो ये 2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा x⁷/7। लिमिट क्या हो जाएगी? चेंज डबल हो जाएगी, 2 आगे आ गया, तो ये हो जाएगा 0 से 1। इधर 3/2,
ये हो जाएगा x की 5/5 और ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 1, आगे क्या आ जाएगा, ठीक है। मान रखो इससे ये गया, ये क्या बचा 5/7, ये क्या आएगा 1 माइनस का 2 से 2 गया, ये क्या आया 3/5 और ये क्या आ जाएगा 1। ओके, तो ये कितना बना, ये अपने पास बना 5/7 माइनस का 3/5, ठीक है। एलसीएम लो, कितना आएगा 7 5 35, यहाँ बचा 5 तो 5 5 25, यहाँ बचा 7 तो 7 21, तो ये कितना आया 4/35। ये क्या आ गया, इस इंटीग्रेशन का मान आ गया। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और चीज भी तुम्हें दिखाता हूँ गजब की, क्या कि तुम्हें पूछ लिया, मतलब मान लो ऑप्शन, पहली बात तो इंपॉर्टेंट की बात करूं मैं, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट के टिकल कर रहा हूं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। सारे की सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन लीजेंड्रे और हर्माइट की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है लीजेंड्रे का, ठीक है। बाकी भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, सारे ही पढ़ लेना। रिकरेंस रिलेशन तुम चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है ये कि रिकरेंस रिलेशन नहीं, रोड्रिगू फॉर्मूला, कि ये किसका रोड्रिगू फॉर्मूला है, या इसका इस फंक्शन का लीजेंड्रे का रोड्रिगू फॉर्मूला क्या है, तुम्हें याद होना चाहिए। तो रोड्रिगू फॉर्मूले भी तुम्हें सारे याद करने हैं। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो है लीजेंड्रे की हर्माइट की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीजेंड्रे की, लीजेंड्रे से आगे, लीजेंड्रे वाली से तो है ना क्वेश्चन करवाएंगे तुमसे, ठीक है, तो तुम कर भी दोगे इजीली। पर हर्माइट वाले से तुमसे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, बेसल वाले से क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। वो डायरेक्ट पूछेंगे कि ये हर्माइट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है क्या, ठीक है। तो मतलब यार हर्माइट की प्रॉपर्टीज है, नीचे 4 प्रॉपर्टी लिख देंगे, उनमें चूज करनी तुम्हें, इसलिए तुम्हें पढ़नी तो ये सारी पड़ेगी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भी जेनेटिक फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्वेशन सारी इंपॉर्टेंट है, ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई एक बार नेट में, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट वाला तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ भी x इक्वल टू 0 अपने पास क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ओके। और रिकरेंस रिलेशन की बात करें, लीजेंड्रे के रिकरेंस रिलेशन तुम याद रख सकते हो, याद नहीं भी रखोगे तो एक तरीका बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। हर्माइट वाले भी तुम याद रख सकते हो, और बेसल वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लगुरे वाले भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तुम्हें एक तरीका बता दूंगा, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें बेसल की याद करनी पड़ेगी। लगुरे के ये जो सारे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्माइट के और लिजेंडरे के इंपॉर्टेंट है, क्रॉस लगाना मतलब थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज बेस्ट ये याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये वाली मोस्ट 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 याद होनी चाहिए, यहाँ से तुम देख सकते हो h0 x/h माइनस का हाफ x कर दोगे, ठीक है। तो ये साइन बटा कोस करके tan बन जाएगा, तो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ लिख लेना इसको, ओके। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास कैसा आता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि देखो क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारे पास, क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा रिकरेंस रिलेशन सही है, रिकरेंस रिलेशन है ना, निम्न में से कौन सा सही है तुम्हारे पास, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेनली मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तुम्हारे पास लीजेंडर में, ठीक है। तो कोई भी रिकरेंस रिलेशन चेक करना हो, तुम उसको कैसे चेक करोगे, तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, देखो कैसे चेक करोगे। ये ले आओ तुम, पहला ही ले आओ इसमें, ठीक है। कौन सा लेके आए, ये ले आओ, चलो ये ले आओ, ठीक है। एन पी एन एक्स डैश पी एन डैश माइनस का पी डैश n-1, ये तुम्हारे पास रिकैंसलेशन है जो तुम उठा के ले आए, ठीक है। क्या था, ये मैं लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं ये फोटो खींच के लिख देता हूँ यहाँ, फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये याद तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। ये देखो क्या है क्वेश्चन अपने पास, हाँ ये वाला है ना। अपने को चेक करना है, क्या चेक करना है भाई, देखो चेक करना है अपने को, एन पी एन इजिकल टू एक्स पी एन डैश माइनस का पी डैश n-1, क्या ये सही है क्या रिकंसिलिएशन। इस तरीके से तुम कोई भी चेक कर सकते हो, देखो मैं कैसे चेक करता हूँ, तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। ये n-1 जाना है, ठीक है। n का मान n p डैश -1 ये तुम्हें पता नहीं है, तो n का मान कम से कम 0 तक पहुंचे उतना होना चाहिए, मतलब n का मान यहाँ ले रहा हूँ मैं कितना 1, n का मान अगर मैं 1 लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। pn क्या हो जाएगा p1x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये p डैश बन गया, मतलब p डैश ऑफ 1x, ये वाला बन गया, माइनस ये क्या बन गया p डैश ऑफ ये 0 वाला, ठीक है, ये x आ गया। अब याद करो p1x का मान कितना था, p1x का मान था x, ठीक है, x का x, p1x का मान कितना था, x था, उसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया, माइनस का p0x कितना था, 1 था, कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 0, ठीक है। क्या आया x इज इक्वल टू x, मतलब ये रिकरेंस रिलेशन क्या था, सही था। इस तरीके से तुम कोई भी रिकरेंस रिलेशन जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, ये भी तो ये मैंने बताई दिया तुम्हें कि रोटरी की फॉर्मूले से तुम किस तरीके से ये जनरेट कर सकते हो। तुमने 1 0 वाला देख लिया था, 1 वाला भी इजीली देख सकते हो, 1 वाला इजीली दिखाऊंगा तुम्हें, देखो
2 की पावर 1, ये 1 फैक्टोरियल आएगा तो यहाँ तो बचा 1/2। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1, डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 2x, 2 से 2 गया, क्या बचा x, p1x का मान कितना होता है, x होता है, ये देख लो। ठीक है, इस तरीके से एक तुम्हें जेनेटिक फंक्शन का और बताता हूँ, मतलब ये जेनेटिक फंक्शन नहीं, रिकरेंस रिलेशन जो है इसको प्रूव करने वाला ही तुमको एक एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, ये एरमाइट वाला दे दूं क्या, एरमाइट वाला देख लो यहाँ पे, फिर मैं इसको एज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो n-1 तक जाना है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, h(n)(1) डैश, ये क्या हो जाएगा, n h1 था, ये 0 का डैश मतलब डेरिवेटिव, प्लस n h1। ठीक है, मान पुट करो, x का x हो गया, h1 डैश देखो, h1 डैश का मान कितना है, h1 डैश 2x था, 2x का अवकलन कितना होता है 2, ये लो 2 इजिकल टू n का मान कितना है, 1 रखा था तो ये 1 आएगा, h0 डैश, h0 डैश, h0 क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करोगे 0 आएगा, प्लस n का मान कितना है, 1 है, h1x का मान कितना है, h1 का मान 2x है, कितना है भाई, 2x है। ठीक है, क्या बना, 2x इज इक्वल टू 2x, मतलब ये वाला जो तुम्हारा जो क्या था, अगर तुमको ये दिया होता रिकरेंस तो तुम कह देते कि ये वाला क्या है, सही है। तुम इस तरीके से चेक करके देख सकते हो। ठीक है, याद रहे तो बढ़िया, मुझे कभी याद नहीं रहते भाई, मैं इनको इस तरीके से याद चेक कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब तुम इतना भी नहीं कह सकते कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, ये तुम्हें याद होनी ही होनी चाहिए। जब मुझे ही याद है ये 1 होता है, ये x होता है, ये 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस का हाफ होता है, ये 5/2 एक्स क्यूब माइनस का 3/2 एक्स होता है, ये 35x 4 माइनस का 30x स्क्वायर प्लस का 3/8 होता है, ये 1 होता है, ये 2x होता है, ये 4x स्क्वायर माइनस का 2 होता है, ये 8x क्यूब माइनस का 12x होता है, ये 16x की 4 माइनस का 48x स्क्वायर प्लस का 12 होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होती है, ये तुम्हें एटलीस्ट याद रखनी पड़ेगी। ये याद नहीं रहेगी तो तुम्हारा काम जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा तुम ध्यान रखना, इतनी चीजें याद होनी चाहिए, सारे के सारे स्पेशल फंक्शन जो है वो तुम्हें याद होनी चाहिए, फिर तुम्हारी गलती नहीं होगी। इसमें और ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये जो है करवा दिया, ये इतना याद रह जाएगा तो भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा का सारा अपना क्या था, स्पेशल फंक्शन के बारे में था, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हें काफी बढ़िया लगा होगा, काफी समझ में आया होगा। मेरा पीपीटी लिखने का ये ही रीजन था, ताकि मैं चारों तुम्हें कंपेयर करके बता पाऊं, वरना मैं तुम्हारे सामने लिखता तुम्हारा और टाइम वेस्ट होता। कोई स्टूडेंट, एमएससी का टॉपिक है, ठीक है, जरूरी भी नहीं कि नए जो ऐड किए उनसे क्वेश्चन आएंगे तो उसके ऊपर अपने 4 घंटे वेस्ट करें, वो जरूरी नहीं है। क्योंकि एमपी के ऊपर मुझे लग रहा है ऑलरेडी मैंने कितने घंटे, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 घंटे का लेक्चर डाल दिए नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इतना तो टाइम मैंने पूरे पिछली पूरी एमएससी के एमपी में नहीं लगाया जितना मैंने इसमें लगा दिया नए वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा जितना मुझे लगता है उसमें इतना टाइम डालना चाहिए, आपके लिए वो रिलेवेंट रहेगा, मैं उस तरीके से करने की ट्राई करता हूं। आप काफी ट्रस्ट रख के चल सकते हो और उसको तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर तुमने ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो और लेक्चर तुम्हें बढ़िया लगा है तो तुम हमारे जो बैचेज वगैरह है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बैचेज के बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐप वगैरह के लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के एक बार ऐप जो है अपना वेबसाइट जो है वो एक बार जरूर चेकआउट करना। ठीक है, जो अपने बैचेज वगैरह चल रहे हैं वो जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, सारे बैचेज चल रहे हैं, आरपीसी के लिए तो बेस्ट बैच यही रहेगा, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स बैच लॉन्च। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स कंप्लीट बैच तुम्हें ऐप में दिखेगा, जिसकी प्राइस है 11,349। इस बैच के अंदर सब कुछ कंप्लीट है, इसके साथ तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। वहां पे तुम्हारे पास ग्रुप के अंदर प्रॉपर तुम्हारे डाउट सोल्व होंगे, 300 घंटे की प्लस तुम्हें क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, और बायलैंग्वेज होगा, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। ठीक है ना, प्रॉपर मतलब इट विल बी लाइक कि तुम मेरे पास मेरी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, बिल्कुल तुम्हें ऐसा फील आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी, कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये सारा जब तुम मुझे बताते हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, वो तुम्हारे काफी काम रहेगा। ठीक है, ये बैच वगैरह ही तुम देख लेना जाकर के एक बार ऐप के अंदर। किसी को बीएससी एमएससी का बैच चाहिए तो बीएससी एमएससी का भी अलग से बैच है, किसी को सिर्फ एमएससी चाहिए तो सिर्फ एमएससी का भी बैच है, किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी अलग से लॉन्च कर रखी है। ठीक है, किसी को केवी सैंडविच वाला बैच चाहिए तो वो भी बैच लॉन्च है, प्रत्येक बैच लॉन्च है, हरियाणा वाला एचपीएससी का भी बैच लॉन्च है। एक बार तुम जाकर के बैच चेकआउट करना ऐप के अंदर और उसके अकॉर्डिंग बाय कर लेना। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर अपने पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिजिक्स बाय निखिल राज को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर तुम्हें ये कंटेंट ट्रस्टवर्थी लगता है तो, वरना मत कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, बाय।